हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू को कंप्लीट किया था और आज हमारा टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। तो वैसे तो एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि पूरी चीज़ें याद रख पाना एक ही बार में थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा है कि इसे 2 पार्ट में रखेंगे, जिससे ताकि जो मैटर है काफ़ी क्लियर रहे, सब कुछ कंसेप्ट काफ़ी क्लियर रहे, इसलिए 2 पार्ट में रखना मुझे लग रहा है ठीक होगा। तो आज देखते हैं। तो अगर हम बात करें सेल, हम जानते हैं कि सेल क्या है। ये एक यूनिट है, बॉडी का पूरा यूनिट जो है ये सेल है। और एक लिविंग सेल को, एक लाइव सेल को जो देखने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक जो है ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लाइव सेल को देखा। ठीक, तो लीवेनहॉक हमें याद रखना है। इसमें हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और जो समझने वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, बेसिक चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबको मालूम है, सबको पता है। तो उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक लाइव सेल को देखने वाले लीवेनहॉक हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, लीवेनहॉक जिन्होंने एक लाइव सेल को देखा, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्लाइडेन क्या थे? ये एक बॉटनिस्ट थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बॉटनिस्ट थे मतलब कि ये प्लांट जो है उस पर अपनी स्टडी करते थे। तो इन्होंने एक प्लांट सेल को देखा और इन्होंने कहा कि प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं। ठीक, आप उस टाइम के बारे में आप सोचिए, जब लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पूरा बॉडी बना हुआ है, क्या सेल है और सेल क्या है। मतलब ये तो नाम देना भी मुश्किल ही है कि देखा तो उन्होंने पहली बार सोचा होगा कि ये क्या है, इसे क्या नाम दिया जाए, ये कौन सी चीज़ है। ठीक, आप इस तरीके से सोचिए। तो जब स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जब एक प्लांट सेल को देखा, उस पर डिस्कवरी की इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए कि इन्होंने कहा प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं। अब आगे क्या है? अब स्वान आए जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक, तो इन्होंने भी अपनी बात कही कि एनिमल में भी सेल पाए जाते हैं। स्लीडन ने कहा, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं, उन्होंने प्लांट में सेल देखा। और स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि एनिमल में भी सेल पाए जाते हैं। और इन्होंने एक बात और कही कि जो सेल है वो एक थिन, उसके ऊपर आउटर लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने बताया। ठीक, कि सेल के ऊपर एक कवरिंग है, एक थिन लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये स्वान ने बताया। ठीक, अब क्या हुआ कि रुडोल्फ विर्चो आए। अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि सेल कहाँ से आता है, सेल कैसे बनता है, ये सब लोगों को नहीं मालूम था। बस लोगों ने अभी बस जाना ही है कि हाँ, सेल नाम का भी कुछ चीज़ है जो कि पाया जा रहा है। अब रुडोल्फ विर्चो आते हैं। ये क्या देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल जो है डिवाइड होकर के एक नया सेल बनाता है, कि एक पुराना सेल डिवाइड होकर के एक नया सेल बनाता है। ठीक, तो इन्होंने एक बात कही, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक, ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, कि मतलब कि नया सेल जो है एक प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उसी से बनता है। ठीक, अब हम आगे के पॉइंट को देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is composed of cell and product of cells. All cell arise from pre-existing cell. ये 2 पॉइंट इन्होंने बताई। इनकी थियोरी से ये 2 पॉइंट पता चलता है, ये हमें याद में रखना है, काफ़ी आसानी से एग्जाम का पॉइंट बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
अब है कि एक सेल का पूरा अगर ओवरव्यू देखा जाए, सेल क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो एक कवरिंग है, आप समझिए कि एक लेयर है जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे लिक्विड मटेरियल दिखने को मिलेगा। तो वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। अब इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ये स्टेटमेंट हमें ध्यान में देना है। अब आगे की चीज़ों को हम देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, प्लांट और एनिमल सेल हम सब जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक, और जो सेल है, ठीक, तो क्या है कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल कि पुराने सेल जो सबसे पहले बने प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल जो नए डेवलप्ड सेल हैं वो आपके यूकैरियोटिक सेल है। दोनों में डिफरेंस है। किन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस नहीं पाया जाता है, कौन सी चीज़ दोनों में सेम है, ये सब चीज़ें भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी का पॉइंट क्या है कि राइबोसोम क्या है। हम सब जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक, और कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है? बस राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में कोई कवरिंग नहीं होती है, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, चाहे वो यूकैरियोट में पाया जाए चाहे वो प्रोकैरियोट में पाया जाए, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो प्रोकैरियोट में सबसे मेन पॉइंट ये कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, और राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट में जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक, आप लोग आई होप समझ में आया होगा। तो इस स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन द सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। ठीक, दोनों में पाया जाता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER। ठीक, तो जो राइबोसोम है तो ये बस साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाया जाता, ये सेल जो सेल ऑर्गेनेल है, नाम बताया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, तो हम अभी आगे देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो उसका सरफेस रफ हो जाता है। ऐसे किसी की स्किन पे सोचो पूरे पिंपल निकल आए तो उसका स्किन रफ हो जाएगा, तो वैसे ही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का रेटिकुलम, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पे भी आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम हमने देखा कि ये सेल ऑर्गेनेल में भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में भी ऐसे बिखरे हुए आपको मिलेंगे। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो हमने ये राइबोसोम के बारे में देखा कि क्या है, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अब देखते हैं सेल का जो साइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। ठीक, साइज और उसकी एक्टिविटी। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक, ये साइज़ इसका दिया गया है 0.3 μm, तो ये कोई मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है NCERT का इसलिए देख लेते हैं। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है ये हमें ध्यान में देना है। इसका नाम पूरा क्या है, इसे PPLO भी बोला जाता है। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका दूसरा नाम है। ठीक, अब आगे देखते हैं। सेल के शेप की बात बोली गई, सेल के शेप की बात बोली गई है, तो आप देखिए ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये कैसे होते हैं, राउंड एंड कॉन्केव। आप सोचिए रेड ब्लड सेल कैसे चिपटे से हैं कि पहले तो सबसे बड़ी बात, रेड ब्लड सेल जिन्हें इर्थोसाइट्स भी बोला जाता है, और रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक,
क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका मेन काम क्या है, ये तो हीमोग्लोबिन इनके अंदर पूरा ठूस ठूस के भरा रहता है, ठीक, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है और इनका काम क्या है, पूरे मतलब बॉडी में क्या है, सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को पूरे पहुंचा रहे हैं, ठीक। तो इनके अंदर न्यूक्लियस कैसे पाया जाएगा? इनके अंदर जब इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है तो न्यूक्लियस के लिए जगह ही नहीं है, आप ऐसे समझ लो, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक। तो एक तो हो गए ये आपके ऐसे शेप के बेसिस पे बताया जा रहा है, ये तो मैंने आपको जानने के लिए बता दिया कि जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन को अपने अंदर स्टोर करके रखना, बना के रखना, ठीक। वाइट ब्लड सेल का आप शेप देख लो, कॉलुमनर एपिथेलियल आप शेप देख लो इसका, ठीक। अभी कल हम लोग पढ़े थे एनिमल टिश्यूज में, हमने सब शेप देखा हुआ है। नर्व सेल को देख लो, कितनी बड़ी बड़ी ये सेल होती हैं, ठीक। और कौन से सेल हैं इधर देख लो, ये ट्रैकिड के सेल देखिए, ट्रैकिड का सेल कितना लंबा सा है, और ये मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल, आप ये देखिए। तो ये हो गया सेल के शेप की बात हो गई, ठीक। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये स्टेटमेंट हमें याद में रखना है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, तो हम जानते हैं जो एग का पहले फॉर्मेशन होता है वो एक सेल से ही होता है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग का सेल होता है वो सबसे लंबा होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ठीक। उसके बाद आपका है नर्व सेल, नर्व सेल काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, हम सब ये जानते हैं। और बोला गया है कि जो सेल का शेप होता है वो कैसा, डिस्क शेप है, पॉलीगोनल है, कॉलुमनर है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक और इरेगुलर, ये सब टाइप के सेल हैं, ठीक। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल ये किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, माइकोप्लाज्मा जो कि आपका पीपीएलओ मैंने पहले ही बताया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे पहले पुराने सेल जो हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब डिवीज़न जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, काफ़ी जल्दी जल्दी इनमें मल्टीप्लाई ये होते रहते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में, ठीक। तो ये हमें ध्यान में देना है, काफ़ी छोटे होते हैं और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी रैपिड होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमने जब बैक्टीरिया मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था बैक्टीरिया यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। तो जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उन सब का क्या क्या काम है, काफ़ी डिटेल में बताया था। तो ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर शेप की बात की गई है, बैसिलस होता है, कॉकस होता है, विब्रियो होता है और स्पाइरुलम होता है। बैसिलस मतलब ऐसे रॉड लाइक, ये आपके बैसिलस हो गए। कॉकस मतलब कि आपके ये गोले गोले हो गए। विब्रियो मतलब कि ये ऐसे कॉमा शेप विब्रियो हो गए, ठीक। स्पाइरुलम मतलब कि ये ऐसे टेढ़े मेढ़े स्पाइरुलम, ये हो गया एक जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, वो कितने शेप का होता है, उसका शेप कैसे वेरी करता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, जो कि एक सेल वॉल से सराउंडेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो है ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो ये सबसे छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा वैसे भी यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब उसमें भी अगर आपका ये सेल मेम्ब्रेन ना पाया जाए तो और छोटा हो जाएगा, तो आपका माइकोप्लाज्मा दैट इज़ पीपीएलओ हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसे साइटोप्लाज्म बोला गया, ठीक। अब क्या है, हम जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं जिसे, प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे निक्ड फॉर्म में होता है। हम जब यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल आपको एक इन्वलप के अंदर मिलेगा, अच्छे से उसमें उसके अंदर कवरिंग होगी, ठीक।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही एक बड़ा सा, समझ आप सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा बैग है जिसके अंदर ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल फेंक दिया गया। ठीक, अब देखिए इस बैग के अंदर क्या क्या फेंका जाएगा। यही चीज़ जस्ट इसी का उल्टा होता है यूकैरियोटिक सेल में, कि वो लोग काफ़ी अमीर टाइप के होते हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, लेकिन हर एक सेल ऑर्गेनेल अपना वो अलग अलग से उसके ऊपर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है। इनमें नहीं होता है, बड़े गरीब टाइप के हैं, बस एक कवरिंग है सेल वॉल, उसी के अंदर सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई पड़ी हैं। ठीक, तो नेक्ड इनमें जेनेटिक मटेरियल आपका पाया जाता है। ठीक, जो कि डीएनए, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और हम लोगों में जो डीएनए होता है वो ऐसे स्ट्रैंड फॉर्म में होता है, आपके हेलिक्स फॉर्म में होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम। ठीक, तो इनमें जो डीएनए होगा वो आपका सर्कुलर होगा। और एक तो डीएनए हो गया, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इसमें तो दिया ही गया है, यहाँ पे अगर सब, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर डीएनए। ठीक, तो एक तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके रहने और या ना रहने से सेल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेल से चला जाए या सेल के अंदर चला जाए। ठीक, कोई उसे दिक्कत नहीं होता इसके रहने से। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो मेन काम ये है, ये सर्कुलर डीएनए है। ठीक, अब क्या है, लेकिन प्लाज्मिड से पता क्या चलता है ये भी हम देखेंगे कि ये क्या है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की ये, जिस बैक्टीरिया में, मतलब आप अगर, वैसे तो बैक्टीरिया में सब में क्या है, प्लाज्मिड है, लेकिन प्लाज्मिड क्या शो करता है, किसी बैक्टीरिया के फिनोटाइप कैरेक्टर को शो करता है। और ये क्या है, ये प्लाज्मिड शो करता है उसके रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक, कि जब अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ग्राम स्टेनिंग जो की जाती है तो उसमें पता चलता है कैसे कि कोई बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है या नहीं है, तो वो प्लाज्मिड के थ्रू ही पता चलता है। तो ये उसका काम होता है, और इससे ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं है। इससे ज़्यादा काम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। ठीक, बैक्टीरिया में बस इतना ही काम है। ठीक, और इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। ठीक, यूकैरियोट में जैसे कि ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है यूकैरियोट जैसा, वो कि आपका राइबोसोम है, और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक, अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन कॉल मीजोसोम। अब आप मीजोसोम को ध्यान से समझिए कि एक मीजोसोम जो कि कितना काम कर रहा है। सेल वॉल मैं बनाती हूँ, सेल वॉल ऐसे इनफोल्डिंग हो जाए, अंदर की तरह सेल वॉल जो है वो फोल्ड हो जाए, इसे मीजोसोम बोलते हैं। ठीक, मीजोसोम यही स्ट्रक्चर है। ठीक, सेल वॉल की जब इनफोल्डिंग हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन की जब इनफोल्डिंग हो जाए, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड ऐसे घूम के चला जाए। ठीक, तो वो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर बोला जाता है मीजोसोम। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये मीजोसोम बोले जाते हैं। अब मीजोसोम का क्या काम है, मीजोसोम बहुत सारा काम करता है। आप सोचिए कि एक यूकैरियोट बैक्टीरिया में क्या है, यूकैरियोट सेल में क्या है, यूकैरियोट सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी का जो प्रोडक्शन कर रहा है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक, लेकिन इसमें नहीं है, इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसे भी तो एनर्जी चाहिए। और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो प्लांट सेल जो है उसमें तो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो कैसे अपना ऑटोट्रॉफिक लाइफ जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इसलिए जो मीजोसोम है यही सबसे मेन काम करता है इस बैक्टीरिया को बनाए रखने में, मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या है हम जानते हैं कि जब आप अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिस्टा स्ट्रक्चर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी
आप ऐसे इनफोल्डिंग देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो 2 लेयर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कवरिंग होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे मीजोसोम की तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनफोल्डिंग होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रिस्टा बोलते हैं, और यही क्रिस्टा जो है ये मीजोसोम पे प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक अलग स्ट्रक्चर में एक अलग कलर से दिखाती हूँ जो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये जो मैं रेड यहाँ पे कर रही हूँ, तो आप इसे क्रिस्टा समझिए, ठीक। तो जब मीजोसोम के अंदर क्रिस्टा प्रेजेंट हो जाए, ठीक, तो हम जानते हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो कैसे होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन है उसमें, ठीक। और हर कार्बन क्या है, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक। सब क्या है, एक सब में बॉन्डिंग है, सब जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड से। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, और जब बॉन्ड को जोड़ा जाता है, बॉन्डिंग की जाती है, तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। जब ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी। तो जब ये एनर्जी निकलेगी तो वो आपका उसी से एटीपी बनता है, ठीक। तो ग्लूकोज के ये 6 कार्बन जब इनका बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो वहाँ से ऐसे CO2 रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी से एटीपी बन जाएगा, और यही आपका एनर्जी है, ठीक। तो वैसे ही ये क्रिस्टी जो है यहीं पे ये काम होता है, और यही क्रिस्टी मीजोसोम में पाया जाता है। तो मीजोसोम में भी ऐसे ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एक तो मीजोसोम ये वाला हो गया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है। तो मीजोसोम को एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, मतलब कि ये काम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा करता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा नहीं है। एनालॉगस उसी चीज़ को बोला जाता है कि जो काम एक जैसा करें, लेकिन स्ट्रक्चर में एक दूसरे से वेरी करे। तो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। अब मैं अगर इस वाले मीजोसोम की बात करूं तो यहाँ पर क्रोमैटोफोर पाए जाएंगे, ठीक। क्रोमैटोफोर मैं इसे ग्रीन कलर का बनाती हूँ। तो क्रोमैटोफोर क्या है? क्रोमैटोफोर से आपको कलर चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्रोमैटोफोर से आपके दिमाग में कलर याद आना चाहिए। तो जब प्लांट सेल की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के जैसा ही काम करने वाला मीजोसोम में क्रोमैटोफोर, ये हरे कलर का मैं बना दूँ ग्रीन कलर का, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है, जो कि काम करता है एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस काम करने का, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करने का, ठीक। तो ये हो गए मीजोसोम। कितना काम कर रहा है मीजोसोम? मीजोसोम क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो जब अंदर की साइड वो ऐसे मुड़ जाए, जैसे आप देखिए अंदर की साइड घूमे हुए स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको दिखाया। तो जब मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करे तो आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी का, ठीक। और जब अब मीजोसोम क्लोरोप्लास्ट जैसा काम करे तो वहाँ पे क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है। तो ऐसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका पूरा लाइफ जो है, हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूनिसेलुलर है। तो एक ही सेल में पूरा काम होता है, एक ही सेल पूरा काम करता है, उसी के थ्रू पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये मीजोसोम कितना काम कर रहा है आपने ये देखा। प्लास्टिड होता है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, और जो DNA होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये आपका सर्कुलर DNA पाया जाता है। और राइबोसोम होता है तो बैक्टीरिया नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, भी हम आगे देखेंगे। और 2 सब यूनिट में होता है 30 और 50S। तो ये इतनी चीज़ें हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या हो गया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मेन पॉइंट यहाँ पे जानने का, बैक्टीरिया जो है इसे 2 पार्ट में रखा गया। अब पहले तो एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, आप सोचिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये एक यूनिसेलुलर है, इनका पूरा लाइफ एक ही सेल पे डिपेंड है। तो इन्हें कितना खतरा है अपने सेल को बचा करके रखने में। तो इसलिए ये खुद को बचाने के लिए अपने सेल जो इनका कवरिंग है वो 3 लेयर का होता है। पहला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, दूसरा सेल वॉल होता है, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये चीज़ हमें
बिल्कुल दिमाग में एकदम अच्छे से जमा लेनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो कवरिंग होती है वो 3 लेयर की होती है। सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये तीनों का मिला जुला के काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक, बेचारा वो एक सेल का है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसीलिए उसने 3 लेयर बना के रखा है खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं बैक्टीरिया को उसके इन्वलप के बेसिस पे क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। बुक में तो बस इतना ही दिया गया है, बैक्टीरिया 2 पार्ट में है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, लेकिन मैंने आपको समझाना चाहा है इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे अलग से लिखा है बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो आइए फटाफट इसे भी देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम निगेटिव क्या है। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो ये हो गया जी पॉजिटिव मतलब ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो हमने देखा क्या कि बैक्टीरिया में 3 लेयर है, कवरिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है वो थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा एकदम सॉलिड है। ठीक, पतला किसी में ज़्यादा सॉलिड है, मोटा है, किसी में ज़्यादा पतला है। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा कि जो ग्राम स्टेनिंग की जाती है ये 3 फेज में किया जाता है, 3 स्टेप में किया जाता है ग्राम स्टेनिंग। तो पहला क्या है, मैंने जी बड़ा लिख दिया इसलिए सब कवर हो गया, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो पहला क्या है प्रोसेस कि 2 बैक्टीरिया लिए गए, अभी लोगों को नहीं मालूम है, जब स्टेन करने वाले को नहीं मालूम है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। तो पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन दोनों के ऊपर डाला जाएगा। ठीक, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाएगा तो दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये ब्लू कलर की हो जाएंगी। ठीक, ये हमें ध्यान में देना है, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन डाला गया दोनों बैक्टीरिया पे, दोनों बैक्टीरिया ब्लू कलर की हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि एल्कोहल डाला जाता है। ठीक, तो जब एल्कोहल डाला गया तो एक बैक्टीरिया जो है ये वाली जो जिसको मैंने G+ लिखा है, तो G+ वाली बैक्टीरिया जो है ये ब्लू का ब्लू ही रहती है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन G निगेटिव वाली बैक्टीरिया जिसका ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर थोड़ा सा पतला है उससे कलर ये निकल जाता है, मतलब एल्कोहल से वो धुल जाता है तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, उसका ब्लू कलर निकल जाता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरे स्टेप में क्या किया गया, सैपरीन डाला गया। ठीक, सैपरीन डाला गया जो कि पिंक कलर का होता है, सैपरीन पिंक कलर का होता है। जब सैपरीन डाला गया तो जो ये कलरलेस वाला बैक्टीरिया जिसको मैंने G निगेटिव लिखा है, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका पिंक हो गया, कलरलेस था तो पिंक हो गया। ठीक, इस पर पिंक कलर चढ़ गया, लेकिन जो G+ था ये ब्लू का ब्लू ही रह गया। तो पहले में क्या किया गया, तो पहले में किया गया क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन डाला गया तो दोनों ब्लू हो गए। एल्कोहल से धुल दिया गया तो एक तो धुल गया पूरा कलरलेस हो गया, दूसरा नहीं धुला वो ब्लू का ब्लू ही रह गया। तीसरे में सैपरीन डाला गया तो सैपरीन पिंक कलर का होता है, तो जो ग्राम निगेटिव वाला था जो कलरलेस हो गया था वो पूरा पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन जो ब्लू वाला था वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया कितना एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंट है, उसी हिसाब से बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। हम जानते हैं हमारी लाइफ में बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो ये इसलिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है और इन्हें कलर करने का कोई मतलब नहीं होता, होली खेलने का इनके साथ कोई मतलब नहीं होता है। मेन मतलब यही होता है कि ग्राम स्टेनिंग करने से पता चलता है कि कौन सी बैक्टीरिया में जो एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंट होते हैं तो कौन से रेजिस्टेंट होते हैं कौन से नहीं। ठीक, तो इस बेसिस पे बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर, अभी जो मैं बता रही थी ना, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी पतला होता है किसी में। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर काफ़ी मोटा होगा तो वो आपको उस लेयर को बोला गया स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का 1 मिनट, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर काफ़ी लूज होगा तब उसे स्लाइम लेयर बोला जाएगा, और जब काफ़ी
थिक होगा, काफ़ी टफ होगा, तो उसे कैप्सूल बोला जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं किसी बैक्टीरिया के कवरिंग को कैप्सूल बोल दिया जाता है, किसी को स्लाइम लेयर बोल दिया जाता है। तो वो ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे ही उसे बोला जाता है। जब ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर काफ़ी मोटी होगी तो कैप्सूल, काफ़ी पतली होगी तो स्लाइम लेयर। ठीक, और सेल वॉल क्या है, ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है उसे ब्रस्ट होने से, उसे कोलैप्स होने से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये भी आपकी परमिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कौन सी चीज़ अंदर जानी है, कौन सी चीज़ बाहर जानी है, ये परमिएबल होता है। ठीक, अब देखते हैं मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में एक ही होता है, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में एक जैसा ही होता है। ठीक, हमने मीजोसोम को देखा कि एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, कितना काम कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसका भी काम कर रहा है। ठीक, अब क्या है, दीज एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होते हैं, टिब्यूल होते हैं, लेमी होते हैं। तो वही चीज़ जो इनफोल्डिंग है, प्लाज्मा मीजोसोम की जो इनफोल्डिंग है वो किस फॉर्म में है, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में और लेमली के फॉर्म में होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर, तो ये आपका काम बताया जा रहा है मीजोसोम का। ठीक, और क्या काम है, रेस्पिरेशन, हम जानते हैं रेस्पिरेशन का काम होता है। ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सिक्रीशन का प्रोसेस करता है, ये सब मीजोसोम के काम है। ठीक, और क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ एंजाइम कंटेंट भी रख रहा है। ठीक, तो ये आपके हो गए मीजोसोम के बारे में क्या काम किया जा रहा है। और वही चीज़ मैंने बताया कि जैसे कि क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, तो वैसे ही इसमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एक पिगमेंट है, ठीक, जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। ठीक, और बैक्टीरिया में जो है इनके जो आपका सेल है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मूवमेंट भी होता है। कुछ बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका फ्लैजला है, ठीक, फिम्ब्री है, ये सब आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजला किन चीज़ों का बना हुआ है, 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये चीज़ हमें याद में रखनी है। और ये आप सपोज कीजिए ये एक बैक्टीरिया जिसके बाहर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक, कुछ ऐसे बड़े बड़े हैं, ठीक, और कुछ ऐसे हैं चारों साइड, तो उसमें क्या बोला गया है, तो ये इसे मैं पीली कह रही हूँ, ये जो है ये पीली है। पीली जो है ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन का कौन सा स्टेप, कॉन्जुगेशन में, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने में पीली काम में आता है। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने में जो पीली है वो काम आता है। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है। बाकी आपका फ्लैजला है, फ्लैजला के बेसिस पे भी रखा गया कि एक फ्लैजला है तो क्या होगा, और फिर टॉप पे है तो क्या होगा, चारों साइड फ्लैजला प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। आगे नहीं, मैंने वो आपके बैक्टीरिया वाले पार्ट में कंप्लीट करा दिया है। ठीक, अब क्या देखते हैं कि जो फिम्ब्री है वो क्या काम करता है। फ्लैजला तो मूवमेंट में हेल्प कर दिया, पीली क्या काम किया, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, जुड़ने में। फिम्ब्री क्या काम कर रहा है, चिपके रहने में। ठीक, एक बैक्टीरिया जब किसी सरफेस से चिपकी हुई है, एक सेल किसी सरफेस से चिपका हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री, फिम्ब्री इस काम में हेल्प करता है। अब हम आगे देखते हैं राइबोसोम, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो एक बैक्टीरिया के सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में अभी हमने देखा मीजोसोम पाया जा रहा है, और सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड है, और मीजोसोम ये भी हमने देखा। ठीक, और फ्लैजला है, फिम्ब्री है, पीली है, ये सब। अब हम देखेंगे कि राइबोसोम जो है वो क्या है। हालांकि मैंने पहले सब बता दिया, लेकिन एक बार जो लिखा गया है स्टेटमेंट वो सब पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ इंक्लूजन बॉडी। तो इन दो चीज़ों को भी हम देखते हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम क्या है, हम जानते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक,
प्रोकैरियोट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में 50s और 30s की दो सब यूनिट में पाया जाता है। दोनों को मिला करके 70s बोला जाता है। आप इसे जोड़ करके 80 मत बोलिएगा, इसे जोड़ करके 70s बोला जाता है, ठीक। और जो ये S होता है, जो यहाँ पे S लिखा जाता है, मतलब 70s, इसे स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है, ठीक। इसका मतलब यही है। तो S का मतलब हमने देखा। अब क्या है कि हम जानते हैं राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइबोसोम, ठीक। और राइबोसोम में बोला गया कि जब राइबोसोम एक mRNA, एक सिंगल mRNA से अटैच होगा तो उस चैन को आपका बोला जाएगा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अब इसका क्या काम है? पॉलीसोम क्या करता है? ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। पॉलीसोम mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है ये दो चीज़ों का मिलकर के बना होता है, एसआरएनए प्लस प्रोटीन, क्या लिख दिया मैंने? एसआरएनए प्लस प्रोटीन, दो चीज़ मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। और राइबोसोम जब mRNA से जुड़ा हो, मतलब एसआरएनए और प्रोटीन है और उसी में बस mRNA आकर के भी लग जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोल दिया जाएगा। और जब पॉलीराइबोसोम का काम क्या होता है? वो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इंक्लूजन बॉडी को देखते हैं। इंक्लूजन बॉडी का क्या काम होता है? रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक। फूड मटेरियल को भी तो स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए उस बैक्टीरिया में। सोचिए गरीब बेचारा कितना उसके अंदर एक ही सेल में कितनी ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ अपना कर ले रहा है, ठीक। हम लोग यूकैरियोटिक वाले बहुत आराम फरमाते हैं, बहुत अमीर टाइप के हैं। कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इंक्लूजन बॉडी जो कि फूड को स्टोर करता है, ये क्या है? ये कोई इंक्लूजन बॉडी, ये कोई ऐसा ऑर्गेनेल टाइप नहीं होता है कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल हो, नहीं। ये नॉन बॉन्डिंग वाला एक ऑर्गेनेल होता है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। ये एक जगह है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर एक जगह है जहाँ पर आपको रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलते हैं, उसे इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। तो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ कहीं पर भी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल देखने को मिलेंगे तो उस जगह को बोला जाएगा, उस प्लेस को बोला जाएगा इंक्लूजन बॉडी। ओहो, गुड बाय टुडे, टाइम ख़त्म हो गया, ठीक। तो हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो जगह जहाँ पर फॉस्फेट ग्रैन्यूल, 1 मिनट, फॉस्फेट ग्रैन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल प्रेजेंट हो, आपका इंक्लूजन बॉडी बोला जाएगा, ठीक। ये चीज़ हमने देख ली। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ये बस दो तीन चीज़ों में डिफ़र करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। आगे देखते हैं कि जितने प्रोटिस्टन होते हैं, प्लांट, एनिमल, ये सब और फंगी, ये आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये एक ट्रू सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल को एक ट्रू सेल बोला जाता है, ठीक। तो बस ऐसा ही नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल ही यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल भी यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टन जो है, ये कुछ प्रोटिस्टन जो है ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम आगे देखें तो हमने पहले ही बताया कि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होता है ये एक इन्वलप के अंदर होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक। और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है वो पाया जाता है। और ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल ये यूकैरियोटिक हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हैं,
ठीक, ये हमने अभी देखना है कि क्या क्या अलग है। और सेल वॉल क्या है, आपके प्लांट वाले में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो कि आपके एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 3 चीज़ें, सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल है और क्या है, प्लास्टिड है। यही 3 चीज़ें डिफ़र करती हैं, ठीक, एनिमल टू प्लांट सेल में। अब अगर हम देखें कि एनिमल सेल में एक स्पेशल चीज़ है, क्या है, सेंट्रियोल, जो कि अगर आप जब सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल का डिवीज़न पढ़ेंगे तो आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे। वैसे आप एनिमल सेल के जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में देना है। सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड, ये आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रियोल ये एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। आगे देखते हैं, देख सकते हैं कितना आज कवर कर सकते हैं। वैसे 30 मिनट से अब ज़्यादा हो रहा है क्लास, ठीक। तो ये हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक, हम सब ने कई बार देखा है, कोई वैसा ज़रूरत है नहीं। और क्या है, हाँ, तो मैं क्या करने जा रही थी अभी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं आपको जो एनिमल सेल है वो मैं आपको अगर सेल वॉल से शुरू करूँ पढ़ाना, तो आपको मुझे लगता है कि कम समझ में आएगा। मुझे कैसे समझ में आया था, मुझे ये वैसे आपको भी समझ में आएगा कि जब आप न्यूक्लियस से शुरुआत करेंगे पढ़ना, ठीक, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्यों न्यूक्लियस से? क्योंकि न्यूक्लियस से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहीं से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक। तो मेरा मानना है कि न्यूक्लियस से पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें लिंक हैं, ठीक। वहाँ से आपको लिंक करने में आसानी होगी, वो मेन चीज़ है। वैसे कितना टाइम हो गया, 42 मिनट, क्या करें, बस करें नेक्स्ट वीडियो में? चलिए, अच्छा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम न्यूक्लियस से शुरू करेंगे, फिर जितना भी हो पाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस आप सपोज कीजिएगा कि एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो मेन मशीन होता है जिसका कंपनी का, जहाँ से किसी चीज़ का प्रोडक्शन वो शुरू करता है, ठीक, तो वो न्यूक्लियस है। वैसे ही न्यूक्लियस है हमारे सेल में, जहाँ से मेन चीज़ें शुरुआत होती हैं, जहाँ से मेन फॉर्मेशन शुरू होता है, सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिंक करने में आसानी होगी, वहीं से चीज़ें सारी कनेक्ट हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं उन सबको देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिन्हें और भी बायोलॉजी पढ़नी है, तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सबके साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही देख के मत चले जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ कम समझ में आ रही है तो आप वो भी बताइए। अगर आप कोई चेंज चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं तैयार हूँ चेंज करने के लिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट दिस। थैंक यू सो मच।